हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जो 27 जनवरी मॉर्निंग सेशन में ये है। फिजिक्स का क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन 27 जनवरी को जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट सिटिंग में, उसमें आपको फर्स्ट सेगमेंट में मैथमेटिक्स था, सेकंड सेगमेंट में जो है फिजिक्स था एंड थर्ड सेगमेंट में केमिस्ट्री था। तो टोटल क्वेश्चन जो था उसमें 30 क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि जो 20 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, मैंडेट टू ऑल है सॉल्व करना, और जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन में आपको ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट इट इज गिवन टू यू, पोजीशन ऑफ एन एंड गिवन इन मीटर मूविंग इन वाईजेड प्लेन इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 2t² j प्लस 5k, यानी कि j में जो है टाइम वेरिंग डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बट जेड डायरेक्शन में जो है वो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। टी यहाँ पे क्या है, टी जो है यहाँ पे टी टाइम है, टी टाइम है। अब इसमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन एंड एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी हम निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल देंगे, वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे हमें निकालना किस टाइम पे है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है। सो लेट्स सी, इट इज 2t² का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2t² जे डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, दिस इज 4t इन जे डायरेक्शन एंड 5k है यहाँ पे क्योंकि टाइम वेरिंग नहीं दिया हुआ है टाइम वेरिएशन, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो यानी कि 4t हो रहा है। ये वेलोसिटी आपको निकालना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, बस हो गया। सो 4 इंटू 1 इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस डायरेक्शन आप सो जेम्स वाई डायरेक्शन, तो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन 4 में, तो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड। ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपको चूज करना था कि कौन सा, सॉरी, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि गैसेस का जो मॉलिक्यूल सेपरेशन होगा वो सबसे ज्यादा होता है, तो उस केस में विस्कोसिटी कम होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा रेदर देन गैसेस। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो जैसा हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर आप डिटर्जेंट को यूज करते हो, सॉप को यूज करते हो वाटर में, तो उसमें क्या होता है, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो घट जाता है, तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन। ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ऑप्शन नंबर 2, वी हैव करेक्ट आंसर। लेट्स हैव द लुक ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है, ये लाइट का आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स सपोज दिस आई एम कंसीडरिंग द प्रिज्म हियर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। और म्यू के केस में हम जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है तो म्यू को कैसे लिखते हैं, म्यू कैन बी रिटन लाइक दिस इज साइन ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया डेल एम, क्या है, डेल्टा जो है ये आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन क्या होगा, यही आपको पूछा गया है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। तो इस फॉर्म में म्यू के जगह पे क्या बोल दिया है, म्यू के जगह पे बोला है कॉट ए बाय 2, तो दैट मीन्स की कॉट ए बाय 2 म्यू के जगह पे हम लोग रखेंगे। अब कॉट का रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो राइट साइड में हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, साइन ए बाय 2 है, तो कॉट को हम लोग लिख लेंगे कॉस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। बहुत अच्छा। अब ऊपर में आपका बचा हुआ है न्यूमरेटर पार्ट में, इट इज साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ए बाय 2। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि साइन ए बाय 2 को हम लोग कट कर सकते हैं, और इससे आपके पास जो रिलेशन आया है, दिस इज कॉस ए बाय 2, cos a by 2 and this is equal to sin a plus delta m divided by 2। तो यहाँ पे आपको निकालना है ये cos a by 2 and sin a plus delta m by 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड
what the option we have, it is pi minus 2a, pi by 2 minus 2a, pi minus a, pi by 2 minus a। तो दैट मीन्स कि इसमें ऑप्शन जो भी हमें दिया गया है वो पाई के टर्म में है। इसको कैसे में जो है कॉस को हम लोग लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, इसको लिखा जा सकता है साइन के टर्म में, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा हमने लिखा है? क्योंकि इस तरफ भी साइन है, इधर कॉस को अगर साइन में बदल लिया जाए तो फिर आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ ए बाय 2, इसको हमने लिखा है कॉस ए बाय 2 को, एंड दिस इज व्हाट वी हैव साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों तरफ साइन फंक्शन है, तो व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर इज साइन को हटाएंगे तो पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। तो 2 सब में है, 2 को हम लोग हटा देते हैं। वी आर लुकिंग फॉर डेल्टा एम, तो डेल्टा एम क्या होगा? ए बाय ए जो है माइनस इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो डेल्टा एम विल बी, इट इज पाई माइनस 2a, दिस विल बी योर पाई। तो ये क्वेश्चन आसानी था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉस को चेंज करना पड़ा, और जो म्यू का वैल्यू हम जान रहे थे उसके बेसिस पे इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव लुक ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपको, प्रोटॉन इज मूविंग विद कांस्टेंट पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। जैसे ही वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में दो फैक्टर होता है, एक स्पीड एंड दूसरा डायरेक्शन। तो वेलोसिटी चेंज अगर नहीं होगा, इसका मतलब है स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वहां प्रेजेंट है उस रीजन में। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये सी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड। तो किसमें आपको कौन सा आंसर इसमें होगा, इसको एक एक ऑप्शन को हमें चूज करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में जेई एडवांस में प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, जेई मेन डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन को रख दिया है। तो थोड़ा सा आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। जब दोनों 0 है तो उस केस में क्या है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस पर ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। व्हाट डज इट मीन? वेलोसिटी में कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये संभव है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस केस में क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी आपका चेंज ना करे जो प्रोटॉन का है? एक पॉसिबिलिटी है कि जिस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में अगर आपने प्रोटॉन को मूव करा दिया, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स में हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये। तो दैट मींस कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा तो उसके बीच में एंगल 0 हो जाएगा, और उस केस में साइन थीटा जो है वो आपका 0 आ जाएगा। यानी ये है जो हमें सोचना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। आप ए और बी ऑप्शन वाले चेक कर सकते हैं। तो इसमें ए भी है। सी के बारे में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 होने से क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा, तो इससे तो निकल जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होने के कारण से वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोटॉन पे किधर लगेगा? जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स लगने के कारण से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो केस ये नहीं हो रहा है। तो सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब डी को चेक कर लेते हैं। जब दोनों आपका क्या है, नहीं 0 है, क्या इसमें फोर्स जो है 0 हो सकता है क्या? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं 0 नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं है, ये कुछ ना कुछ लगेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? Q इंटू ई होता है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए, हम लोग जानते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 नहीं है तो इसके बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो उस पर लगेगा। लेकिन किस तरह से लगेगा? Q V क्रॉस B से। अब अगर ऐसा हो जाए कि इस फोर्स को, यानी किस फोर्स को? इलेक्ट्रिक फोर्स को और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर ले। ऐसा मानिए कि ये प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, और अगर ये मैग्नीट्यूड सेम हो जाए
तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये उस केस में जिस समय मैग्नेटिक फोर्स एंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर ले, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वहां पे वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें ऑप्शन हो गया आपका ए, बी एंड डी, यानी थर्ड ऑप्शन जिसने मार्क किया होगा वो सही किया। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी है, डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर आप जो रेडियस होगा उसका ट्वाइस होगा, तो डायमीटर को क्या किया है, अर्थ का रिड्यूस कर दिया गया है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो मान लेते हैं कि अर्थ जो है आपको, जिसका रेडियस जो है आर है, अब इसके साइज को आप घटा दे रहे हैं, तो अब जो डायमीटर होगा वो d/2 हो जाएगा। तो यानी रेडियस में कितना चेंज होगा, जैसे ही डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस भी क्या होगा, साइमल्टेनियसली हाफ हो जाएगा। सो इट इज r/2। तो g का जो फॉर्म होता है इट इज gm/r²। हमने क्या चेंज नहीं करना है, मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल G ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज हो रहा है रेडियस, तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसका मतलब हो गया कि अगर g जो न्यू जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको जिस समय डायमीटर को हाफ किया जाएगा उस केस में हमारा जी क्या होगा। लेट्स हैव लुक ऑफ जी। जी के लिए हम लोग न्यू जी को जी डैश मान लेते हैं और पुराना जी जी है, तो ये हो जाएगा आपको जो नया रेडियस होगा इसको नीचे रखेंगे R2, और जो पुराना रेडियस है इसको ऊपर रखेंगे। पुराना मीन्स जिसमें आपने रेडियस को चेंज नहीं किया है। तो R1 क्या है, R1 R है, और जो R2 है वो R/2 है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 4 आ जाएगा। तो जी डैश जो होगा दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ जी, इज द ऑप्शन वी हैव 4 टाइम्स ऑफ जी। ऑप्शन 4 जो है इसमें आ रहा है आपको। तो इस तरह से जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड ऑन रेल विच इज 1.5 मीटर अपार्ट। तो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, और जो इस पे 1.5 मीटर है वो एक पोल का हाइट होगा। टू निगोशिएट द कर्व ऑफ रेडियस। तो ये बैंकिंग ऑफ कर्व का कंसेप्ट का क्वेश्चन है, जिसमें आपने पढ़ रखा होगा टेन थीटा क्या होता है, v²/r/g। r रेडियस हो गया। अब इस तरह से आपका डायग्राम मान लो, ये हाइट है h, ये एंगल आपका थीटा बना रहा है जो स्लाइंट हाइट है रोड का दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इट इज स्पीड इज गिवन टू यू 12 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर अपार्ट। तो ये हाइट आपका 1.5 मीटर है, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 400 है। तो क्या चाहिए इसमें, हाइट, जो कि ये हाइट है, ये हमें इस हाइट को बताना है। हाइट इज, यहाँ पे इस हाइट को निकालना है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग टेन थीटा के बेसिस पे हाइट को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा को क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा विल बी इट इज हाइट डिवाइडेड बाय 1.5। इस टेन थीटा को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट इज हाइट डिवाइडेड बाय 1.5 इज v²। कितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी 12 है, सो इट इज 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका r वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज व्हाट वी हैव द r वैल्यू इट इज 1.5। g का वैल्यू हम लोग 10 रख रहे हैं, 10 दिया हुआ है g का वैल्यू यहाँ पे। तो इससे हमें h का वैल्यू निकालना है। लेट्स हैव लुक ऑफ क्या फाइनल कैलकुलेशन आएगा। तो 1 यहाँ पे 1.5 आपका कट रहा है, दिस इज, तो ये 144 डिवाइडेड बाय 10, 144, दिस इज 144 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 14.4 हाइट आ रहा है। द आंसर वी हैव इट इज, जस्ट वेट, I have done mistaken here. This radius of curvature is given to you 400 meter, which is to be this point. ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट निकालना है। यह 400 रेडियस होगा। दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मेंशन्ड हियर 400 मीटर विच इज 400। तो इसमें कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा चेंज होगा। लेट्स हैव लुक। हाइट हमें निकालना है, तो यहाँ से ये 10 को हम ऊपर कर दे रहे हैं, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 3 डिवाइडेड बाय
4,000। तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो 144 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाउ मच इट इज, इट विल बी 4 into 3 12 and 4 into 12 and 1 13 and 300 डिवाइडेड बाय 4,000। ये जो हमें मिलेगा रिजल्ट, ये हाइट किस में मिलेगा, आपने अभी तक जो भी रिजल्ट निकाला है एसआई यूनिट के बेसिस पे निकाला है, यानी ये हाइट हमें मीटर में मिलेगा एंड दैट वी हैव टू चेंज इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 कट गया, और यहाँ पे आपका दिस इज 332, तो 4 से ये कट रहा है, लेट चेक कितना आएगा हाइट, दिस इज 33.2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये कितना होगा, 33.4 ही आ रहा है ना, लेट्स सी। इसमें जो रिजल्ट फाइनल हमें आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, लेट्स हैव लुक। ऑप्शन में हमें 5.6 और 6 सेंटीमीटर, 5.4, 4.8 एंड 4.2 है। तो जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन आया था यहाँ से, वो आया है आपको h डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू v स्क्वायर इज 144 एंड डिवाइडेड बाय 4,000। 400 रेडियस है और g का वैल्यू 4,000, तो h का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 144 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 4,000। ये हाइट जो होगा, ये हाइट आपको मीटर में निकलेगा। क्यों मीटर में निकलेगा, क्योंकि सारा ऐसा यूनिट हमने लिखा है, तो सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, दिस 2 0 गेट कैंसिल एंड फाइनली वी हैव 144 इंटू 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 12 and this is 12 113 and 314 divided by 80। तो यहाँ से देखो 8405 point something चाहिए, we have option 5.4, that is the correct answer। तो ये सेंटीमीटर में था। लेट्स हैव द लुक ऑफ न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपको बेसिक कंसेप्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन, मॉडर्न का है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सर्किट जो है रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस में हमारे पास जो भी सर्किट होता है, यानी इस तरह से आपने सर्किट में पढ़ा होगा, ये पी टाइप बोलते हैं, इसको एन टाइप बोलते हैं। पी टाइप अगर हायर पोटेंशियल पे हो जाए और एन टाइप नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे हो जाए तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। और अगर यही चीज उलट जाए, यानी पी में निगेटिव हो जाए और एन टाइप पॉजिटिव हो जाए तो इसको रिवर्स बायस बोलेंगे, पी में रिवर्स बायस बोलेंगे। तो इसमें पी निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, पी लोअर पोटेंशियल हो और एन जो है वो हायर पोटेंशियल। हमें पूछा क्या है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का मतलब पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ प्लस है, यानी ये पी टाइप में जो है प्लस है और एन टाइप में जीरो है। तो एन टाइप में जो है आपका जीरो है और पी टाइप में, तो ये कौन सा बायस्ड होगा, क्योंकि प्लस पी से जुड़ा हुआ है और एन टाइप जीरो से जुड़ा है, ये हायर पोटेंशियल है, यानी ये फॉरवर्ड बायस्ड है। अब इसमें देखते हैं माइनस वाला पार्ट जो है आपका एन टाइप से जुड़ा है, यानी कि निगेटिव, और पी टाइप जीरो से जुड़ा है, यानी ये 0 वोल्ट पे है, ये तो हायर पोटेंशियल हो गया, पी टाइप आपका एन टाइप, तो इसको भी फॉरवर्ड बायस्ड ही बोलेंगे। अब इसमें देखिए 2p टाइप जो है +2 से है और n टाइप जो है वो -10 से जुड़ा हुआ है, यानी ये भी आपका p प्लस से है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। तो तीनों के तीनों फॉरवर्ड बायस्ड है। इसमें p टाइप जो है +2 है और n टाइप +4 है। यहाँ देख रहे हैं +4 ज्यादा है +2 से, n टाइप जुड़ा हुआ है हायर पोटेंशियल से, किससे, p से, तो डेफिनेटली ये जो है आपका रिवर्स बायस्ड होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the physical quantity that cannot measure the spherometer. This is GK kind of question. स्पेरोमीटर एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर होगा इससे। फिर स्पेसिफिक रोड, इसके बारे में अभी, थिकनेस ऑफ प्लेट ये मेजर होगा इससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर होगा इससे। यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड जब किया जाएगा तो उस केस में स्पेरोमीटर का कोई मेजरमेंट नहीं होगा। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। तो हमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पूछा है कौन नहीं मेजर करेगा, तो ये तो 1 मेजर होगा, 3 मेजर होगा, 4 मेजर होगा, यानी ऑप्शन 2 जो है ये मेजर नहीं होगा। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें दिया हुआ है 2 बॉडीज 4 ग्राम एंड 25 ग्राम मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, एक का जो है वो दूसरे के बराबर है काइनेटिक एनर्जी। अब दिया हुआ है, पूछा है मोमेंटम, ये बच्चा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ m v²।
अब मोमेंटम को रिलेट करना है तो एम वी मोमेंटम होगा, एक एम वी और बना देते हैं। कैसे बना दिए, तो एम से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक एम को डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 है, ऊपर में ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम, दैट मीन्स यू कैन राइट पी स्क्वायर बाय 2m, यानी काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है पी स्क्वायर बाय 2m होता है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर है, कर देते हैं बराबर, कर दी। पहला में आपको बोला गया है, इसमें K1 वाले में अगर हम यूज करेंगे तो एम P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1, और इसके लिए P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। अब इसके बेसिस पे हमें लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो बहुत आसानी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। P1 बाय P2 क्या होगा, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे ये हो गया आपको m1 बाय m2, तो यानी इसका रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। सो इट इज m1 बाय m2। m1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, एक 4 ग्राम है और एक 25 ग्राम, तो इसमें इसके जगह पे रखिए 4 ग्राम और 25 ग्राम को, तो यहाँ पे 4 ग्राम एंड 25 ग्राम रूट में आएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज 2/5। 2/5 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन लग गया। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसमें दिया हुआ आपको 0.8 kg एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम जैसे ही बोल दिया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ये कैसे हम लोग निकालते हैं, वर्क डन के लिए होता है PdV, इसको इंटीग्रेट करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया अंडर कर्व जो होगा ये आपको वर्क देगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें थ्रू 5 डिग्री C, यानी कि हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है आपको, ये किलो कैलोरी लिखा है, बच्चे यही गलती करते हैं, किलो को ध्यान में नहीं रखते हैं, और इसके कारण से वो S का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 0.17 किलो के जगह पे हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड देन इट इज कैलोरी पर केजी पर डिग्री C। कैलोरी भी चेंज करना होगा, क्यों चेंज करना होगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है जूल कितना होगा, क्योंकि SI यूनिट हमारा जूल है, तो जूल में चेंज करेंगे। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट। आगे आपको अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जाएगा और वर्क डन में जाएगा। वर्क डन तो यहाँ पे नलीफाई हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यानी जो हीट सप्लाई हो रहा है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका पूछा जो ये क्यू को कैसे रिलेट करेंगे, तो क्यू के लिए यानी कि जो हीट सप्लाई होता है इसको हम लोग ms डेल्टा टी यूज करते हैं। व्हाट वी आर यूजिंग, ms डेल्टा टी। तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे ms डेल्टा टी, एंड डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पूछा गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिंपली, तो बस हमें ये कैलकुलेट कर लेना है और रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स हैव लुक क्या आएगा रिजल्ट। तो डेल्टा यू हमें निकालना है, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको 0.08 kg, एयर का मास है 0.08 kg, ठीक है। और एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू जो है 0.17 इंटू 10⁻³ 0.17 इंटू 10⁻³, एंड इसको जो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.18, इससे चेंज कर लेंगे 1 कैलोरी। और इसमें जो है आपको फिर लास्ट में आपको दिया हुआ है जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 5 डिग्री C से है, हीटेड थ्रू 5 डिग्री C, तो यानी डेल्टा T जो है वो 5 है। अब इसमें ये कैलकुलेशन है, व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर, लेट्स सी। यहाँ से इसको 100 और यहाँ से इसको 100, ये आ गया आपका, तो इसमें 30 कट जाएगा, एक बच रहा है, और 4.8 इंटू, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है 8 इंटू 5 एंड दैट विल बी 40। तो 8 इंटू 5 का जो है आपका एक 10 कट जाएगा, ऊपर में बच रहा है 4, तो 4 इंटू 17 इंटू 4.18, ये हमारा रिजल्ट, तो ये हो जाएगा 68 इंटू 4.18। अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। 68 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 272 के आसपास आ रहा है यहाँ पे। जो है आपका 270 है, 298 है, 318 है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। 68 एंड 4.18, दिस कितना होगा, लेट्स सी इट इज, ये आ जाएगा आपको, दिस विल बी फाइनल रिजल्ट वी हैव, this is 64 and it is 54
then 68 and then it is 427। तो 4 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, 4 आ रहा है और 7 आ रहा है, 274 कुछ आ रहा है आपका। 274 हमारे ऑप्शन में यहाँ पे क्लोज है। लेट्स हैव, इसमें जो कैलकुलेशन है वो तो हमने करेक्ट किया है, बट आंसर इसमें क्या होगा ये जो है, आप देखिए जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है वो 274 समथिंग है। एंड 274 में आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्लोज ऑप्शन हमारा जो है अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, तो अप्रोक्सीमेट ऑप्शन हम इसको टिक करेंगे एंड दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप इट इज क्लियर। इस वीडियो में हमने आपको 2024 का जनवरी सेशन 27 जनवरी को मॉर्निंग सेशन का लगातार 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट आपका रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।